तो ज्वालामुखी कुंड के बारे में पढ़ते हैं। विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी इसमें विशाल वृत्ताकार गर्त बन जाता है। इसमें कई गर्तों का व्यास 40 किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। ये ज्वालामुखी कब बनते हैं? जब ग्रेनाइट प्रकार की मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर तीव्रता से उठता है। तो वॉल्केनिक क्रेटर इनको कहा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वेदता अल्फ्रेड वेगनर ने किया। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था महासागरों की तलीय एवं महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करना। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक भूखंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे तथा यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया, जबकि विशाल महासागर को पैंथालासा नाम दिया। आगे जाकर त्रियासिक युग में इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। इसका एक भाग उत्तर की ओर जबकि दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। पैंजिया के इन दो बड़े उत्तर एवं दक्षिणी महाद्वीपीय पिंडों को क्रमशः अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया भी कहा जाता है, एवं गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों भागों के एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकने के कारण बीच में एक महासागर खुला, जिसे टेथिस सागर कहा गया। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड में विभाजन के फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, जबकि अंगारा लैंड के विभाजन के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया का निर्माण हुआ। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर खिसकने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। पैंजिया तथा पैंथालासा के अवशिष्ट भाग आज भी क्रमशः अंटार्कटिका एवं प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद हैं। प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक। तो ये क्या है? यह सिद्धांत जिसकी मानता है कि भूपृष्ठ कुछ महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों से बना है। मेंटल में संवहनी धारा के संचलन के कारण यह प्लेटें खिसकती हैं। इन प्लेटों में पृथ्वी के दुर्लभता मंडल के ऊपर धीरे धीरे खिसकने की योग्यता होती है। ला नीना, तो यह अल नीनो की विपरीत स्थिति होती है। इसके अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागरीय व्यापारिक पवनें सबल हो जाती हैं, जिसके कारण मध्यवर्ती एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडे जल का असामान्य संचयन हो जाता है। टिलाइट क्या है? तो टिलाइट ये अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। स्टेलेक्टाइट ये क्या है? तो स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदराओं की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले हो जाते हैं। स्टेलेग्माइट, तो स्टेलेग्माइट क्या है? स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। यह एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल या क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। चलिए अब भावर और तराई में अंतर देखते हैं। तो भावर और तराई। भावर क्या है? यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंध नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। यह भावर प्रदेश के दक्षिण में साथ साथ फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर। भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव के कारण यह पारगम्य चट्टानों का क्षेत्र है। यह अपेक्षाकृत बारीक कणों वाले जलोढ़ से बना हुआ तथा वनों से ढका हुआ प्रदेश है। पारगम्य चट्टानों के कारण अधिकांशतः नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। भावर प्रदेश की भूमिगत नदियां तराई में धरातल पर आ जाती हैं और दलदल पैदा हो जाता है। भावर और खादर में अंतर।
तो बांगर और खादर में अंतर, तो बांगर क्या है और खादर क्या है? बांगर यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ ऊंचा भाग है। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ निम्न प्रदेश है। बांगर प्रदेश बाढ़ के तल से ऊंचा होता है। खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और जलोढ़ की नई परत बिछ जाती है। यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। यह गहन कृषि यहाँ गहन कृषि की जाती है। पंजाब के मैदान में इसे धाया कहा जाता है। पंजाब के मैदान में इसे बेट कहा जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में अंतर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पहला है कि यह पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह पूर्वी तट के समानांतर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। यह दीवार की भांति खड़ा है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। बड़ी बड़ी नदियों ने इसमें से अपने लिए मार्ग बना लिए हैं और इसे कई भागों में बांट दिया। संरचना की दृष्टि से यह एक संपूर्ण इकाई है। संरचना की दृष्टि से इसमें एकरूपता नहीं पाई जाती। तो ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये काइंड ऑफ कटे फटे हैं, ज़्यादा कटे फटे हैं, और जो पश्चिमी घाट हैं ये इसमें कोई दरार नहीं है, केवल दर्रों के माध्यम से ही आप जा सकते हैं। तो ये कटे फटे नहीं। पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान में अंतर, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पहला है कि यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच स्थित है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच स्थित है। यह एक सकरा मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यह अपेक्षाकृत चौड़ा मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। इस मैदान के दक्षिण भाग में अनेक लैकून मिलती हैं। इस मैदान में लैकून कम संख्या में पाई जाती हैं। हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर, तो हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। पहला है कि हिमालय पर्वत की नदियां अधिक लंबी हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कम लंबी हैं। दूसरा, हिमालय की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र काफी बड़े हैं, प्रायद्वीपीय पठार के जल ग्रहण अपेक्षाकृत छोटे हैं। तीसरा, हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कम हैं। चौथा, हिमालय नदियां हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती हैं और वर्षा तथा बर्फ पिघलने से जल प्राप्त करती हैं, अतः यह पूरे साल बहती हैं। ये एक प्रकार से पेरेनियल रिवर्स होती हैं, सदाबहार नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कि हिमालय की नदियां गहरे गॉर्ज बनाती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां उथली घाटियों में बहती हैं। छठवां, हिमालय की नदियां विसर्प बनाती हैं और मार्ग भी बदल लेती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती हैं और अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। हिमालय की नदियां जहाज रानी एवं सिंचाई के लिए अनुकूल हैं, प्रायद्वीपीय नदियां जहाज रानी एवं सिंचाई के लिए अनुकूल नहीं है। हिमालय की नदियां अभी अपने विकास की बाल्यावस्था में हैं, प्रायद्वीपीय नदियां पौण अवस्था में पहुंच चुकी हैं, यानी ये मैच्योर अवस्था में पहुंच चुकी हैं कुल मिला के। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती हैं। हिमालय की नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों ने डेल्टा के स्थान पर नदमुख बनाए हैं, यानी एस्चुरीज बनाए हैं। डेल्टास के स्थान पर ये एस्चुरीज बनाती हैं, हिमालय और नर्मदा और तापी की नदी। फिर तापी नदी के उद्गम स्थल का नाम, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्तई नामक स्थान से ये निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्तई नामक स्थान से। नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट जलप्रपात, तो नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट भेड़ा घाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है बनता है। तावा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ी से हुआ है। यह होशंगाबाद के निकट बरमान में नर्मदा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर 1322 मीटर होशंगाबाद जिले में है। किनारे बसे शहर तवानगर पचमढ़ी हैं। सहायक नदियां देवना, मालनी और सुकतवा है। काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के बांगली गांव विंध्याचल से जुड़ा हुआ है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है। यह नदी नवनेरा राजस्थान नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। किनारे बसे शहर देवास, सोनकच्छ हैं। केन नदी यमुना की एक उपनदी या सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम दृढ़ावती था। यह जबलपुर से प्रारंभ होकर कटनी के कैमूर से पन्ना एवं बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। केन नदी का प्राचीन नाम शक्तिमती दृढ़ावती था। यह
विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। बेनगंगा तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार के पास स्थित रजोला ताल से बैनगंगा नदी एक कुंड से निकलती है। इसकी लंबाई 569 किलोमीटर है। यह नदी सिवनी की अर्ध परिक्रमा करती हुई बालाघाट, भंडारा, चांदा, महाराष्ट्र जिले से बहती हुई वर्धा नदी में मिल जाती है और वर्धा गोदावरी में मिल जाती है। इस प्रकार बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। भीमगढ़ संजय सरोवर बांध, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, बेनगंगा नदी पर है। इसे भीम बांध भी कहते हैं। सहायक नदियां कान्हन है, बामनथड़ी है, पेंच है। बेनगंगा का अन्य नाम बेबा या दीदी है। अपर बेनगंगा संजय सरोवर इसकी परियोजना है। बेनगंगा दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। टोंस तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर श्रेणी में स्थित मैहर के समीप तमस कुंड जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है। यह नदी रीवा से होकर सिरसा इलाहाबाद के समीप उत्तर प्रदेश गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। सहायक नदियां बीहड़ है, बेलन है। टोंस नदी पर बीहड़ जलप्रपात है। इसका प्राचीन नाम तमसा था। पार्वती नदी तो इसे पारा नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम सीहोर जिले विंध्यन कगार उत्तरी ढाल से होता है। यह चचौड़ा गुना से होती हुई चंबल में मिल जाती है। इसकी लंबाई 436 किलोमीटर। सहायक नदियां अंधेरी, बिलास, बरनी, बैथली आदि। किनारे बसे शहर आष्टा, राजगढ़, शाजापुर। माही नदी माही का उद्गम धार जिले के समीप सरदारपुर मिंडा गांव के मेहद से होता है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान से होती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई 583 किलोमीटर। प्रमुख बांध बजाज सागर, कडाना, बजाज सागर और कडाना। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी से है। नर्मदा की सहायक नदी है। सिंध नदी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के नैन वाकस ग्राम में स्थित ताल से निकलती है। मध्य प्रदेश में यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई जगमानपुर के पास उत्तर प्रदेश में यह यमुना में मिल जाती है। लंबाई 470 किलोमीटर। गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। सहायक नदियां पार्वती, नन, माहुर, धसान। मध्य प्रदेश में बहने वाली बेतवा की एक सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास बेतवा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 365 किलोमीटर है। इस नदी पर हरपालपुर के पास लेह चूरा बांध है। कूनू नदी चंबल की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी पठार से निकलती है। इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। इस नदी के पास पालपुर कूनो शोरपुर अभयारण्य है। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले की मुलतई तहसील के वर्धन शिखर 811 मीटर ऊंचाई से होता है। यह नदी महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती हुई अंत में बेनगंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 528 किलोमीटर है। यह चट्टानी क्षेत्र में तीव्र प्रवाह वाली नदी। क्वारी नदी तो यह सिंध नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम शिवपुरी जिले में है। यह नदी मुरैना के पठार के जल विभाजक का कार्य करती है। चंबल के समानांतर बहती हुई भिंड जिले की लाहार तहसील के निकट सिंध में मिल जाती है। गार नदी तो यह नदी सिवनी के लखनादौन जिले से निकलती है। अंत में उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई नर्मदा नदी के बाएं तट पर संगम करती है। इस नदी के निकट सकरी घाटियां। छोटी तवा तो यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की एक छोटी नदी है जो अबना एवं सुक्ता नदियों के मिलने से बनती है। अबना एवं सुक्ता नदियों के मिलने से बनती है। सुक्ता खानदेश से बुरहानपुर में प्रवेश करती है एवं उत्तर से अबना से मिल जाती है। सरदार सरोवर गुजरात के नौगांव में स्थित नर्मदा का सबसे बड़ा बांध है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के घोंघला गांव एवं हरदा के खरदना गांव में नर्मदा पर निर्मित इंदिरा सागर बांध ओमकारेश्वर के बांध के डूब प्रभावित ग्रामीण लोगों द्वारा 26 जुलाई 2011 से 13 सितंबर 2012 तक देश का पहला जल सत्याग्रह शुरू किया गया। नर्मदा जल विरोध को लेकर भारत सरकार ने 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन 1 अगस्त 2000 को बना।
मध्य प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 1985 को नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया। नर्मदा विवाद न्यायाधिकरण में नर्मदा की जल राशि को 28 मिलियन एकड़ फीट आंकलित किया गया है। इसमें 18.25 मिलियन एकड़ फीट यानी 65% जल मध्य प्रदेश को, 9 मिलियन एकड़ फीट गुजरात को और 0.25 मिलियन एकड़ फीट महाराष्ट्र को तथा 0.50 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। बाण सागर परियोजना, तो बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के देवलौंद नामक स्थान पर निर्मित अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। बाण सागर बांध की ऊंचाई 67 मीटर है। यह परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का आरंभ 1979 में प्रारंभ हुआ। इसमें क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का 2:1:1 का अंशदान है। मध्य प्रदेश का हिस्सा 2,86,689 हेक्टेयर है। बाण सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई को बढ़ाना और जल विद्युत पैदा करना है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस आधुनिक स्मारक की आधारशिला इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में रखी गई थी। राजघाट परियोजना को माटी टीला एवं लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राजघाट परियोजना की ऊंचाई 43.80 मीटर तथा लंबाई 562.5 मीटर है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, भिंड एवं टीकमगढ़ जिले लाभान्वित होते हैं। इस बांध पर निर्मित रेत बैरियर की लंबाई 11 किलोमीटर है, जो एशिया का किसी बांध पर बना सबसे लंबा बैरियर है। सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना, तो हलाली नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। इस पर बिरसा रायसेन की सीमा पर खोवा गांव के पास यह परियोजना स्थित है। इस योजना में हलाली नदी पर एक 945 मीटर लंबे तथा 29.57 मीटर ऊंचे पक्के बांध का निर्माण किया गया है। इसमें रायसेन तथा बिरसा जिले में सिंचाई की जाती है। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना में कुल 37,637 हेक्टेयर सिंचाई संभव है। यह परियोजना हलाली नदी पर बिरसा में है। उर्मिल परियोजना, तो यह परियोजना उर्मिल नदी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तथा नहरों का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस परियोजना की मुख्य नहर की लंबाई 300 किलोमीटर है तथा वितरक नहरों की लंबाई 105 किलोमीटर है। इस नदी से छतरपुर जिले की 7,692 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। रानी अवंतीबाई बरगी सागर परियोजना, तो नर्मदा घाटी में प्रस्तावित 30 बड़ी परियोजनाओं में बरगी बांध सबसे पहली पूरी होने वाली परियोजना है। यह बांध जबलपुर के पास स्थित है। इस बांध का शिलान्यास 1975 को तथा 1988 में पूर्ण हुआ। इसके अंतर्गत बरगी डाइवर्जन तथा रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट संचालित है। बरगी बांध से 90 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है, किंतु क्षमता 105 मेगावाट है। बरगी बांध से जबलपुर, नरसिंहपुर जिले में सिंचाई की जा रही है। इस बांध की लंबाई 69.80 मीटर है। तवा घाटी परियोजना, तवा नदी परियोजना नर्मदा सहायक तवा नदी पर संचालित है। इसका निर्माण 1978 में होशंगाबाद जिले में हुआ। यह बांध 58 मीटर ऊंचा तथा 1815 मीटर लंबा है। इसकी जल संचालन क्षमता 993 मिलियन घन मीटर है। इसकी वार्षिक अनुमानित सिंचाई क्षमता 3,32,720 हेक्टेयर है। कोलार परियोजना, तो यह एक सिंचाई एवं पेयजल पूर्ति परियोजना है जो नर्मदा की सहायक नदी कोलार नदी पर सीहोर जिले के लवाखेड़ी गांव के समीप स्थित है। इस बांध की लंबाई 1020 मीटर तथा ऊंचाई 45 मीटर है। कोलार बांध से सीहोर जिले की बुधनी एवं नसरुल्लागंज में सिंचाई की जाती है तथा भोपाल को पेयजल की भी आपूर्ति होती है। बरना परियोजना, यह परियोजना रायसेन के बरेली तहसील के बाड़ी गांव के पास बरना नदी पर है। इसकी कुल लंबाई 432 मीटर एवं ऊंचाई 47.7 मीटर है। इससे रायसेन एवं सीहोर जिले में सिंचाई की जाती है। रायसेन जिले के बाड़ी गांव के निकट बरना नदी पर 335 मीटर लंबे तथा 75 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण 1994-95 में पूर्ण हो चुका है। मान परियोजना, मान परियोजना नर्मदा की सहायक नदी मान नदी पर एक बृहद परियोजना है जो धार जिले की मनावर तहसील के जीरावत ग्राम के पास स्थित है। यह बांध 53 मीटर ऊंचा और 643 मीटर लंबा एक कंपोजिट ग्रेविटी बांध है। इसके द्वारा 15,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है, जिसमें 57 आदिवासी ग्राम लाभान्वित होंगे।
जोवट परियोजना नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर कुच्छी तहसील के वास्कल गांव में स्थित है। इसका अन्य नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी है। इसके अंतर्गत बने कंपोजिट ग्रेविटी बांध की ऊंचाई 38.60 मीटर है। इस बांध की संग्रहण क्षमता 77.84 मिलियन क्यूमेक है। ओमकारेश्वर परियोजना, तो यह परियोजना खंडवा जिले में मानधाता ग्राम के निकट नर्मदा नदी पर बनाया गया एक कंक्रीट बांध है, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर तथा लंबाई 10,475 मीटर है। इससे खंडवा, खरगोन, बड़वानी एवं धार जिलों में सिंचाई होती है। इससे 520 मेगावाट 8x65 विद्युत उत्पादन होता है। फिर महेश्वर परियोजना, यह परियोजना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंडलेश्वर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 35 मीटर तथा लंबाई 3170 मीटर है। इससे 440 × 100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बेनगंगा परियोजना, तो अपर वेनगंगा परियोजना वेनगंगा नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया बांध है। इसका अन्य नाम भीम बांध या संजय सरोवर बांध है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। आसपास के क्षेत्र में बिजली एवं सिंचाई सुविधा हेतु स्थापित किया गया है, जिससे सिवनी, बालाघाट जिले लाभान्वित होते हैं। इससे भीमगढ़ नहर निकाली गई है। बालाघाट के धोती पिकअप बियर इस परियोजना से संबंधित है। बावनथड़ी परियोजना, तो इस परियोजना को राजीव सागर परियोजना भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की अंतरराज्यीय परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण कुड़वा, कटंगी तहसील बालाघाट तथा तुमसर, भांडरा जिला के समीप बावनथड़ी पर किया गया। परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध 31 मीटर ऊंचा है। इसकी जलभराव क्षमता 280.24 मिलीलीटर घन मीटर है। परियोजना की आधारशिला 1975 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र सकलेचा मध्य प्रदेश तथा शरद पवार महाराष्ट्र द्वारा रखी गई थी। मानसून, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम अथवा मलयालम भाषा के मानसून शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय है ऋतु से। अतः मानसून पवनें वह पवनें हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु के 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जल संभर प्रबंधन, तो वाटरशेड मैनेजमेंट। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, जो इसे मृदा एवं जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देता है। हरियाली, नीरू आंध्र प्रदेश, अरबारी पानी संसद राजस्थान आदि जल संभर विकास कार्यक्रम यानी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। वर्षा के प्रकार संवहनीय, पर्वतीय आदि हैं। फिर वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य, तो वाटर कंजर्वेशन के क्या उद्देश्य हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या उद्देश्य हैं। तो जल की निरंतर मांग को पूरा करना, सड़कों पर जल फैलाव को रोकना, भौम जल प्रदूषण को रोकना, भौम जल की गुणवत्ता को सुधारना, मृदा अपरदन को कम करना तथा ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना। जोत के प्रकार, तो पहला है सीमांत जोत। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को सीमांत जोत कहते हैं। दूसरा है छोटी जोत। 1 से 4 हेक्टेयर भूमि वाली जोतों को छोटी जोत कहते हैं। मध्यम जोत, 4 से 10 हेक्टेयर वाली जोतों को मध्यम जोत कहते हैं। और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर या इससे अधिक वाली जोत को बड़ी जोत कहते हैं। आर्थिक जोत क्या है, तो कृषि सुधार कांग्रेस समिति 1949 ने आर्थिक जोत को परिभाषित करते हुए बताया कि आर्थिक जोत वह जोत है जो कृषक को उचित जीवन स्तर प्रदान कर सके और सामान्य परिवार को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा सके। आर्थिक जोत को मृदा की उर्वरता, सिंचाई, कृषि का मशीनीकरण, फसलों की प्रगति आदि कारक प्रभावित करते हैं। भारत में भूमि सुधार, बिचौलियों का यानी मीडिएटर्स का उन्मूलन, पट्टा संबंधी सुधार, जोतों का सीमांकन तथा अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, जोतों की चकबंदी, सहकारी जोतों को संगठित करना तथा भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण आदि कार्यक्रम भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। तो उल्लेखनीय है कि भूमि के सुधार के मुख्य उद्देश्य सीमित भू संसाधनों का युक्त संगत प्रयोग करना तथा जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। शास्य प्रतिरूप, तो अब क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखते हैं। तो किसी विशिष्ट समय पर
विभिन्न फसलों के लिए उपयोग किए गए क्षेत्र के अंश को शास्य प्रतिरूप या क्रॉपिंग मॉडल कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। यदि किसी इलाके के शास्य प्रतिरूप में परिवर्तन होता है तो इसका अभिप्राय यह है कि विभिन्न फसलों के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। शास्य प्रतिरूप उच्चावच जलवायु, तापमान, वर्षा एवं मृदा आदि कारकों से प्रभावित होता है। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो उच्चावच जलवायु, तापमान, वर्षा एवं मृदा आदि कारकों से प्रभावित होता है। कृषि प्रकार या कृषि शास्य गहनता। तो अब क्रॉपिंग डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। तो कृषि गहनता कुल बोए गए क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात है, इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो क्रॉपिंग डेंसिटी यानी शस्य गहनता क्षेत्र इज इक्वल टू कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। हरित क्रांति कृषि की उपज में अधिक वृद्धि करना तथा लंबी अवधि तक कृषि उपज के ऊंचे स्तर को बनाए रखना हरित क्रांति है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1967 से माना जाता है। उल्लेखनीय है कि हरित क्रांति नामक पद का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने 1968 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की बैठक में दिया। हरित क्रांति की विशेषताएं। तो अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई में विस्तार, कीटनाशक औषधियों का प्रयोग, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, बहुफसली कार्यक्रम, किसानों के लिए ऋण, मृदा परीक्षण, भूमि का संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा फसलों की कीमतों का उचित मूल्य आदि। हरित क्रांति के प्रभाव। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की समृद्धि, खाद्यान्नों की आयात में कमी, पूंजीवादी खेती का विकास यानी कॉमर्शियल या कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर का विकास, उद्योगों का विकास, ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव आदि। हरित क्रांति के दोष। तो क्षेत्रीय समानता में वृद्धि, कृषि उत्पादन की कमी, कृषि उत्पादन की कम वृद्धि दर, रोजगारी में वृद्धि, व्यक्तिगत विषमताओं में वृद्धि, हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्र तक आदि। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का तात्पर्य सहकारी स्तर पर अपनाए गए पैकेज कार्यक्रम द्वारा दूध के उत्पादन तथा आपूर्ति में व्यापक वृद्धि करने से है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही 1970 में ऑपरेशन फ्लड प्रथम, द्वितीय ऑपरेशन फ्लड 1980 से 83, तृतीय ऑपरेशन फ्लड 88 से 94 प्रारंभ हुए। कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश। एग्रो इकोलॉजिकल एरिया। कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश कृषि जलवायन्विक प्रदेश का वह भाग है जिसके अंदर भू आकृति तथा मृदा की प्रकृति वर्धन काल को प्रभावित करती है। मृदा की पारिस्थितिकी पर आधारित एवं कृषि जलवायविक प्रदेश में कई प्रदेश हो सकते हैं। भारत में प्रमुख एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हैं देखते हैं। भारत में प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश है पश्चिमी हिमालय, ये शुष्क शीत प्रदेश है। दक्कन पठार शुष्क एवं उष्ण, पश्चिमी मैदान कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप का कुछ भाग, दक्कन का पठार, उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी हिमालय, बंगाल एवं असम का मैदान, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वी घाट, तमिलनाडु का पठार तथा दक्कन आदि। यूएनडीपी द्वारा दिए गए मानव विकास सूचकांक के घटक। तो यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 से मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इसके 3 घटक हैं। पहला है स्वास्थ्य, इसमें जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है। फिर शिक्षा है एजुकेशन, फिर जीवन स्तर यानी लाइफ स्टैंडर्ड, प्रति व्यक्ति आय इसमें देखी जाती है, जीवन स्तर इसमें प्रति व्यक्ति आय इसमें भी देखी जाती है। तो मतलब 3 ही हुए। तो फिर शहरीकरण, तो अर्बनाइजेशन, ये क्या है? अर्बनाइजेशन किसी महानगरीय क्षेत्र का प्रसार, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या या उनके क्षेत्रफल का विस्तार या उनके अनुपात में समयानुसार वृद्धि है। इसके प्रतिनिधि स्वरूप शहरों में बसी जनसंख्या का अनुपात या इस अनुपात की वृद्धि दर का प्रयोग हो सकता है। इन दोनों को ही जनगणना प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। अंतर फसली कृषि, इंटर क्रॉपिंग, ये क्या?
एक ही मौसम में एक ही खेत पर 2 या 2 से अधिक फसलों को इकट्ठा उगाने की प्रथा। ऋतु प्रवास। तो नेक्स्ट है सीजनल माइग्रेशन या ऋतु प्रवास। तो इसमें पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ पर्वतों की ओर तथा पर्वतों से भिन्न जलवायु वाले प्रदेशों के बीच ऋतुवत गमनागमन ऋतु प्रवास या सीजनल माइग्रेशन कहलाता है। चलवासी पशुचरण यानी पैस्टोरलिज्म ये क्या है? तो लोगों के जीवन का ढंग जिसमें उन्हें अपने पशुओं, उनकी अर्थव्यवस्था के आधार के लिए चारागाहों की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है। यह है पैस्टोरलिज्म। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र और जिले। तो पहला है ज्वार कृषि क्षेत्र, इसमें गुना, शिवपुरी, श्योरपुर, पश्चिम मुरैना आते हैं। गेहूं एवं ज्वार, इसमें संपूर्ण बुंदेलखंड का पठार मुरैना, ग्वालियर, भिंड, पूर्वी शिवपुरी, गुना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा आते हैं। तीसरा है कपास, तो इसमें उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास, सीहोर आते हैं। चावल एवं कपास, इसमें खंडवा, बुरहानपुर आता है। कपास एवं गेहूं, इसमें खरगोन, रतलाम, बड़वानी, धार, झाबुआ। छठवां है चावल, कपास, ज्वार, तो इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी क्षेत्र आते हैं। फिर चावल का क्षेत्र, तो इसमें संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी, जबलपुर, शिवपुरी आते हैं। कृषि विभाग द्वारा किया गया जलवायु प्रदेशों का विभाजन। तो कृषि क्षेत्र और जिले। तो पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र, तो इसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, खरगोन आते हैं। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, तो इसमें मुरैना, श्योर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, बैतूल आता है। मध्य प्रदेश का प्रदेश, तो इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह आता है। चावल गेहूं का क्षेत्र, तो उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, रीवा, जबलपुर आता है। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का क्षेत्र, तो इसमें रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट इत्यादि आते हैं। जीविका कृषि या निर्वाह कृषि, तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के विपरीत जिसमें उत्पादों का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है, वह कृषि जिसमें उसके उत्पादों का मुख्यतः किसान के घर में ही उपभोग कर लिया जाता है, सब्सिस्टेंस कृषि कहा जाता है। और भारत में ज्यादातर सब्सिस्टेंस कृषि होती है। डेयरी फार्मिंग, तो कृषि का वह प्रकार जिसमें मुख्य ध्यान दुधारू पशुओं के प्रजनन और पालन पोषण पर दिया जाता है। कृषि फसलें मुख्यतः इन पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती हैं। नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, तो इसमें लोगों को छोटे ग्रामीण अथवा कृषि समुदायों अथवा गांवों से बड़े शहरों में सरकार, व्यापार, परिवहन एवं विनिर्माण जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में रोजगार पाने के लिए लोगों का सामान्य गमनागमन। यह कस्बे और नगरों में कुल जनसंख्या के बढ़ते हुए अनुपात के सांद्रण को भी इंगित करता है। पोताश्रय, तो पोर्ट या डॉकयार्ड ये क्या कहलाता है? गहरे जल का एक विस्तीर्ण भाग जहां पोत, सागर तथा प्राकृतिक लक्षणों अथवा कृत्रिम कार्यों से उत्पन्न महातरंगों के संरक्षण प्राप्त करने के लिए सुरक्षापूर्ण लंगर डालते हैं। आवरण अपर्दन, तो आवरण अपर्दन या सीट इरोजन ये क्या होता है? तो अपर्दन का एक प्रकार है जिसमें तीव्र ढाल होने के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह का अपर्दन हो जाता है। बहुत अधिक वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है। फिजेंडा ये क्या हो? तो अब नेक्स्ट है दोस्तों फसल चक्रण। किसी दिए गए भूभाग पर विभिन्न फसलों का एक क्रमिक अनुक्रमण ताकि मृदा की उर्वरता यानी फर्टिलिटी को समापन को रोका जा सके, फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन कहलाता है। बागवानी और उद्यान कृषि ये क्या होती है? तो खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों का उगाना। महानगर, तो एक बहुत विशाल नगर अथवा देश के किसी जिले में जनसंख्या का संकुलन जो प्रशासनिक, वाणिज्यिक अथवा उद्योगों जैसी किसी क्रिया का स्थान अथवा मुख्य केंद्र होता है। यह सामान्यतः एक विशाल पश्च प्रदेश का पोषण करता है। मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर,
तो कृषि का एक प्रकार जिसमें एक साथ फसलों को उगाया और पशुओं को पाला जाता है। ये दोनों क्रियाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रैंच, पशुओं के बड़े बड़े फर्म जिनमें बाड़ लगी होती है, जहां वाणिज्यिक स्तर पर पशुओं का प्रजनन और पालन किया जाता है। ये मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो ये क्या है? फैक्ट्री उत्पादन से मिलती जुलती बड़े पैमाने की एकल फसली कृषि है। प्रायः बड़ी संपदा, भारी पूंजी निवेश और फसलों को उगाने की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक एवं व्यापार में अभिलक्षित होती है। विस्तीर्ण कृषि यानी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, तो यह कृषि की यह पद्धति जिसमें दिए गए क्षेत्र में पूंजी और श्रम की अपेक्षाकृत कम मात्रा का निवेश किया जाता है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहलाता है। सास्य चक्रण, फसलों का हेरफेर यानी क्रॉप रोटेशन। तो मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही खेत पर विभिन्न मौसमों में विभिन्न फसलों को अनुक्रमण में उगाना। शुष्क कृषि यानी ड्राई एग्रीकल्चर, ये क्या है? तो अपर्याप्त वर्षा और सिंचाई की सुविधाओं से वंचित कुछ प्रदेशों में अपनाई जाने वाली कृषि की विधि। इसमें मृदा की आर्द्रता का संरक्षण करके सूखा सहन कर सकने वाली फसलों को उगाया जाता है। भारत में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम। तो मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, इसे सोया स्टेट का दर्जा प्राप्त है। वहीं महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, राजस्थान आदि उत्पादक राज्य हैं। तो अभी तो रैंकिंग बदल गई होगी, तो इसको देखना पड़ेगा। समोच्च रेखीय जुताई यानी कॉन्टूर क्रॉपिंग, पहाड़ियों के पार्श्वों अथवा ढाल युक्त भूमियों पर समोच्च रेखाओं के सहारे हल चलाना अथवा जुताई करना, अर्थात मुख्य रूप से मृदा और जल के संरक्षण की दृष्टि से ढाल के ऊपर और नीचे की अपेक्षा चारों ओर जुताई। इसमें टी और कॉफी का इसमें मतलब उगाया जाता है इस प्रकार की कॉन्टूर क्रॉपिंग के माध्यम से। रेशम कृषि, तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। तो रेशम कृषि रेशम का उत्पादन करने के लिए की जाने वाली कृषि से है। भारत में मूंगा, इरी, टसर, सहतूती सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। कर्नाटक देश में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मृदा का अर्थ, तो मृदा की ऊपरी सतह पर चट्टानों के बारीक कण, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस आदि मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। खनिजों की मात्रा के अनुसार लाल, काली, लेटराइट आदि प्रकार की मृदा होती है। प्राकृतिक आपदा, तो वे घटनाएं जो प्राकृतिक कारकों से घटित होती हैं और जिनका मानव समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं पार्थिव, बहिर्जात, जलीय अथवा जैविक आपदाएं प्रकार की होती हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, तो विंध्याचल, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी आदि का सम्मिलित समूह है। यह मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। बघेलखंड का पठार, तो यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन नदी के पूर्व तथा सोन घाटी के दक्षिण में स्थित है। यह 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर। चावल प्रमुख फसल तथा उमरिया, पाली, बुढ़ार, सिंगरौली आदि कोयला क्षेत्र आते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की उपस्थिति, तो यह ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से निर्मित है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मध्य भारत के पठार का पश्चिमी क्षेत्र 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार तथा नर्मदा सोन घाटी। दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में क्या आता है? तो पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी तथा मैकाल श्रेणी इसमें आती है। फिर पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम एवं मानचित्र स्थिति। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मानचित्र स्थिति, तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। मध्य प्रदेश सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित भूमि वाले जिले,
तो मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में चंबल नदी के मृदा अपरदन के कारण सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित भूमि पाई जाती है। वन नीति 2005। मध्य प्रदेश में वनों के विकास, उनके संवर्धन तथा वनों संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन नीति 2005 लाई गई, जिसके अग्रलिखित बिंदु हैं: वनाश्रित समुदाय के सर्वांगीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण पर पर्याप्त जोर, वनों के प्रबंधन में जनभागीदारी, वनों का संवहनी प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायों के आय स्रोत बढ़ाने पर जोर, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल का प्रबंध तथा वनों संबंधी विवादों का शीघ्र निराकरण। उद्योग संवर्धन नीति 2014। तो इस नीति के बिंदु अग्रलिखित हैं। पहला, निवेश परियोजनाओं को सहायता देने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निवेश समिति का गठन। हरित औद्योगिकरण को प्रोत्साहन यानी ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोत्साहन देना। गैर प्रदूषणकारी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। कौशल उन्नयन को बढ़ावा तथा बृहद औद्योगिक क्षेत्र में मेगा ITI की स्थापना। मध्य प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ MP। तो मध्य प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र, फसल क्षेत्र, मृदा का प्रकार, वर्षा मिलीमीटर में, आंशिक या पूर्ण रूप, और कहाँ स्थित है ये, और कृषि उत्पादन में विविधता। तो पहला है छत्तीसगढ़ मैदान। तो ये धान क्षेत्र है। यहाँ लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर 1200 से 600 मिलीमीटर वर्षा होती है। और ये इसका जो आंशिक या पूर्ण रूप है ये बालाघाट है। और यहाँ पर किसी भी उत्पादन में विविधता है। तो रेशम उद्योग, सब्जी उद्योग, रजनीगंधा तथा मोगरा जैसे फूलों की खेती होती है। फिर दूसरा है उत्तरी पहाड़ी तथा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र। तो ये धान का क्षेत्र है। लाल तथा पीली, मध्यम, काली एवं सफेद मिट्टी है। 1200 से 600 मिलीमीटर वर्षा होती है। शहडोल, मंडला तथा सीधी के कुछ भाग। फिर इसमें वर्षा आधारित उद्यानिकी, हल्दी, तिल तथा लाख जैविक उत्पादन। कैमूर का पठार, तीसरा है कैमूर का पठार तथा सतपुड़ा की पहाड़ी। तो ये गेहूं धान क्षेत्र है। मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी पाई जाती है। 1400 से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सीधी, कटनी, सिंगरौली वाला क्षेत्र है ये। यहाँ पर आम, कटहल, आलू, मटर, मिर्च की खेती होती है। मध्य नर्मदा घाटी, तो ये गेहूं क्षेत्र है। गहरी काली मध्यम मिट्टी पाई जाती है। 1600 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन क्षेत्र आते हैं। गन्ना, गेहूं के लिए प्रसिद्ध, अमरूद उत्पादन तथा पान, तंबाकू, खीरा का उत्पादन होता है। बिंद के पठार, तो गेहूं क्षेत्र है ये। मध्यम एवं गहरी लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर 1200 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा, रायसेन, सीहोर क्षेत्र है। संतरा, अनार, हल्दी, मिर्च, धनिया का उत्पादन, पशु आधारित कृषि व्यवस्था होती है। मध्य क्षेत्र, तो गेहूं ज्वार क्षेत्र है ये। जलोढ़, हल्की मिट्टी पाई जाती है। 800 से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। भोपाल, सागर, दमोह, रायसेन, गुना का कुछ हिस्सा इसमें आता है। तिलहन के उत्पादन में प्रसिद्ध जैसे तिल, राम तिल, शिवपुरी में मूंगफली का उत्पादन, बीनागंज में धनिया का उत्पादन। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र, तो इसमें गेहूं ज्वार क्षेत्र आता है। लाल एवं काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। 800 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। भोपाल, सागर, टीकमगढ़, शिवपुरी का क्षेत्र है। हल्दी, तिल, अदरक, सिंघाड़ा, पान के पत्ते का उत्पादन यहाँ होता है। फिर सतपुड़ा के पठार, तो ये गेहूं ज्वार का क्षेत्र है। उथली काली मिट्टी का क्षेत्र है। 1000 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। बैतूल, छिंदवाड़ा का क्षेत्र है। संतरा, कपास, फूल, सब्जी, मक्का, अदरक, मूंगफली का क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर उगाए जाते हैं। मालवा का पठार, तो ये कपास ज्वार का क्षेत्र है। मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। फिर यहाँ 800 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। फिर ये मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर का क्षेत्र है। फिर यहाँ संतरा, अंगूर, चीकू, अनार, मिर्च उत्पादन होता है। फिर तस्मा है निमाड़ क्षेत्र, तो यहाँ कपास ज्वार क्षेत्र है ये। और यहाँ मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। 800 से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। खंडवा, खरगोन, हरदा, धार का क्षेत्र है ये। खरगोन तथा बड़वानी में चीकू, अनार, मिर्च का उत्पादन होता है। बुरहानपुर में पपीते का उत्पादन होता है। झाबुआ की पहाड़ी, तो ये मक्का का क्षेत्र है। मध्यम काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। 800 से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। झाबुआ, अलीराजपुर और धार का क्षेत्र है ये। टमाटर, अनार, मिर्च, आलू, मक्का, ज्वार का क्षेत्र है। चलिए
कार्बनिक एवं अकार्बनिक खाद में भेद। तो कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद क्या है? पेड़ पौधों एवं जंतुओं के भागों तथा अवशेष पदार्थों को सजाकर बनाए जाते हैं। ये अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा तत्वों तथा खनिज पदार्थों से कारखानों में तैयार की जाती है। पदार्थों के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित रहते हैं, परंतु पोषक तत्वों की मात्रा सघन नहीं होती है। कार्बनिक खाद में पोषक तत्व की मात्रा काफी सघन होती है, परंतु इनमें 1 या 2 आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्तता धीरे धीरे होती रहती है। इसका प्रवाह प्रायः 1 या 2 वर्ष तक मृदा में बना रहता है। लगभग 1 सप्ताह में ही प्राप्त होने लगते हैं और इनका अवशेष प्रभाव मृदा में अधिक समय तक नहीं रह पाता। कार्बनिक खाद में इन खाद की फसल की बुवाई से काफी पहले प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इनके प्रयोग करने से काफी समय पश्चात जब ये सड़ जाते हैं तब पौधों को प्राप्त होते हैं। सभी तत्व विलेय अवस्था में शीघ्र पौधों को उपलब्ध होते हैं, अतः इनका प्रयोग फसलों की अगुवाई के समय अथवा खड़ी फसल में किया जाता है। इसमें मृदा जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। इसके प्रयोग में मृदा जलधारण क्षमता नहीं बढ़ती है। इसके प्रयोग में मृदा का वायु संचार सुधरता है। उर्वरकों का मृदा संचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें है कि सभी आवश्यक तत्व प्राप्त होने के कारण पौधों की संतुलित वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से पौधों की संतुलित वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उर्वरकों से सभी तत्व पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं। इसके प्रयोग से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में संतुलित रहता है। यह अनुपात संतुलित रहता है। फिर मृदा ताप पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मृदा ताप पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके प्रयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाने से उसके अपादन में कमी हो जाती है। मृदा अपादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काफी अधिक मात्रा में भी प्रयोग करने पर मृदा पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर फसल एवं मृदा दोनों पर ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। खादों के प्रयोग से मृदा में उपस्थित अभिलेय तत्व विलेय में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा इनमें संभव नहीं है। इन प्रयोगों से फसलों में ही जलमांग घटती है। फसलों की जलमांग बढ़ती है। इनके प्रयोग से मृदा की अप्रत्योदन क्षमता बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से मृदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें। तो बेनगंगा नहर ये बालाघाट मध्य प्रदेश में है। भंडारा महाराष्ट्र में। चंबल नहर तो भिंड मुरैना शिवपुर। हलाली बिदिशा बेतवा नदी पर। बारना नहर तथा तवा नहर आदि। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश। पहला है चंबल परियोजना, चंबल नदी पर। यहाँ मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत गांधी सागर 115 मेगावाट मंदसौर, राणा सागर 72 मेगावाट चित्तौड़ तथा जवाहर सागर 99 मेगावाट कोटा सम्मिलित है। दूसरा है नर्मदा घाटी, तो इसके अंतर्गत 29 बृहद 135 मध्यम तथा 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इंदिरा सागर खंडवा महेश्वर 450 मेगावाट, ओमकारेश्वर 520 मेगावाट तथा सरदारपुर सरोवर परियोजना गुजरात शामिल है। राजघाट परियोजना तो यह माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी इसे कहते हैं। 1972 से निर्मित यह परियोजना बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों की परियोजनाएं। तो पहला है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की परियोजना, तो बाघ परियोजना है। बावनथड़ी पेंच परियोजना। ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की परियोजना तो बाण सागर सोन नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर, उर्मिल एवं केन परियोजना। फिर राजस्थान मध्य प्रदेश में चंबल परियोजना है और माही परियोजना। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैग्नीज का केंद्रण है। बालाघाट में भारवेली, बरवाली, तरोड़ी, बजारी, भारवेरी, ये मरवेली है और ये भरवेरी है। नेमा है, रामरावा है, सैलवा है तथा चिकपारा खदानें हैं। वहीं छिंदवाड़ा में धोना, गोबारी, बधाना, बुटकुम आदि खदानें आती हैं। इसके अतिरिक्त मंडला, जबलपुर, धार, खरगोन तथा झाबुआ आदि क्षेत्रों से भी मैग्नीज निकाला जाता है। मैग्नीज के प्रयोग को धातु निर्माण उद्योग में, जैविक रसायन विज्ञान में, अभिकर्मक के रूप में, टेलीविजन के सर्किट बोर्ड बनाने में, जंग रहित इस्पात बनाने में, पोटेशियम परमैंगनेट बैटरी तत्वों कांच बनाने में, खनन खुदाई
खुदाई यंत्र तथा युद्ध सामग्री निर्माण में, धातु एवं मिश्र धातु उद्योग में तथा जलयानों के प्रोपेलरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरा क्षेत्र, तो यह आध्यात्मिक खनिज, यह मध्य प्रदेश के सतना, मझगमा, पन्ना, पन्ना एवं हिनौता, छतरपुर के अंगौरा एवं देवभोग तथा रामखिरिया एवं भागे नदी में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र, तो गोंडवाना कल्प क्षेत्र में स्थित मध्य प्रदेश के कोयला भंडार पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में स्थित है। कोयला क्षेत्र तो पहला है मध्य कोयला क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, सुहागपुर क्षेत्र, उमरिया क्षेत्र, कोरार एवं जोहिला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र तो मोह पानी क्षेत्र, कान्हा घाटी क्षेत्र या कान्हन घाटी क्षेत्र, पेंच घाटी क्षेत्र एवं शाहपुरा तवा क्षेत्र। कोयला क्षेत्र तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र, मध्य भारत कोयला क्षेत्र विस्तार इसका सीधी सिंगरौली, रीवा, शहडोल, उमरिया आदि जिलों में पाया जाता है। इसे मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं। पहला है सिंगरौली का क्षेत्र, तो यह मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यह दक्षिण में सीधी से दक्षिणी मिर्जापुर तक विस्तृत है। यहाँ प्रमुख खानों में तिपझरिया खाई, नवा नगी, परारी एवं मोरवा, जयंतज, झिंगुर दह प्रमुख है। इस क्षेत्र में सिंगरौली सुपर तापी विद्युत ग्रह निर्मित किया गया है। इस क्षेत्र में उत्तम कृषि का कोयला पाया जाता है। यह कोयला क्षेत्र 2300 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसमें लगभग 80 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है तथा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। झिंगुरदह खदान की परत 131 से 138 मीटर भारत की सबसे मोटी बिटुमिनस कोयले की परत है। इस क्षेत्र का अनुमानित कोयला भंडार 1271.65 करोड़ टन है। सिंगरौली में कोयला परत 135 मीटर मोटी है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी बेढ़न कहा जाता है। सुहागपुर क्षेत्र तो यह सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो दक्षिणी रीवा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 4142 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 406 करोड़ टन कोयले के संचित भंडार है। इस क्षेत्र में तलचर, बराबट एवं लमेटा नामक भागों में कोयला मिलते हैं। बिजुली की खदानें बुढ़हार, अमलाई, धनपुरी आदि कोयला क्षेत्र संचालित है। तीसरा है उमरिया क्षेत्र, तो यह सबसे छोटा क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कोयला की 6 तह मिलती हैं, इसमें 4 तहों में उत्खनन संभव है। यहाँ 1882 से उत्खनन हो रहा है। चौथा है कोरार कोयला क्षेत्र, तो यह उमरिया के लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र में 102 से 104 मीटर तह मिलती है। इसका क्षेत्र 23 वर्ग किलोमीटर है। जोहिला कोयला क्षेत्र, तो यह क्षेत्र कोरार के दक्षिण में बीर सिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है, जहां कोयले की कुल 6 मीटर तह मिलती है। इस क्षेत्र की कोयला खाने कैमूर की सीमेंट फैक्ट्री के अधीन है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में कोयला क्षेत्र की अर्धवृत्ताकार पेटी है। इस क्षेत्र में कोयला की 3 तहें हैं, जो कि 102 से 1.8 मीटर मोटी हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं। पहला है मोह पानी क्षेत्र, तो यहाँ का कोयला साधारण किस्म का है, जो कि 0.9 से 5.04 मीटर मोटी तहों से मिलता है। शाहपुर तवा क्षेत्र, तो यह क्षेत्र बैतूल एवं होशंगाबाद के बीच तथा तवा नदी की घाटी में पड़ता है। यहाँ के पाथरखेड़ा क्षेत्र में 3 परतें हैं, जो क्रमशः 1.2, 1.8, 5.9 मीटर मोटी हैं। सोनादा, गुरुमुंडू, दुल्हारा, मर्दानपुर, तानदसी तथा ब्राह्मण पारा खापा आदि खाने इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कान्हन घाटी क्षेत्र, इसके अंतर्गत दमुआ, कालीन, छपार, घोरबादी, नीमरखेरा, पनारा एवं हिंगन क्षेत्र को शामिल किया गया है। पेंच घाटी क्षेत्र, पेंच घाटी का कोयला क्षेत्र कान्हन घाटी क्षेत्र का ही भाग है। यहाँ पर कोयले की तहें बड़कुही, चादामेटा, परासिया तथा पेंच आदि 18 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र ये सुहागपुर शहडोल में है। विंध्याचल बृहद ताप विद्युत केंद्र या विंध्याचल बृहद ताप विद्युत परियोजना बेढ़न सिंगरौली में है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र पाथरखेड़ा बैतूल में है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर। पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा।
संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया। मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा। बीना ताप विद्युत केंद्र सागर। जल विद्युत तो गांधी सागर चंबल नदी पर, मंदसौर राणा प्रताप चंबल, चित्तौड़गढ़ जवाहर सागर कोटा, पेंच जल विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा रानी अवंतीबाई बरगी, बिजौरा ग्राम बरगी, बाणसागर सोन नदी टोन समूह, राजघाट जल विद्युत परियोजना ये महेश्वर, जल विद्युत केंद्र खरगोन ओमकारेश्वर, जल विद्युत केंद्र खंडवा। मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम, तो पहला है चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर, सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, तो पहला है इंदौर टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट, इंजीनियर्स वर्क्स कल्याण मिल, इंदौर मालवा मिल, रेयान सिल्क उद्योग, क्रिस्टल आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पीथमपुर में, आइसर मोटर्स, ब्रिज स्टोन, बजाज टेम्पो उद्योग आदि। तो दूसरा है जबलपुर, तो गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फैक्ट्री। भोपाल में ऑप्टिकल फाइबर मंडी दीप, भेल। ग्वालियर में टेक्सटाइल मशीनरी। फिर दूसरा है मोपैड इकाई, लेदर फैक्ट्री, डबरा शुगर मिल। मैंग्रोव का महत्व क्या है, तो पहला है यह प्रजातियों का प्राकृतिक शरण स्थल है, सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से बचाव करता है। तीसरा है हरित गृह प्रभाव से बचाता है या हरित गृह प्रभाव को कम करता है। चौथा है औषधि उपयोग है इसका, तो इसमें एबिसिनिया अफिसिनेलिस की पत्तियां मूत्र एवं पेट रोग निदान हेतु महत्वपूर्ण है। एविसेनिया अफिसिनेलिस की पत्तियां मूत्र एवं पेट रोग निदान हेतु महत्वपूर्ण है। भारत में क्रॉपिंग पैटर्न की प्रमुख विशेषताएं, तो ये बहु क्रॉपिंग है यानी मल्टी क्रॉपिंग है। दूसरा है गैर खाद्यान्न फसल समूह में तिलहन प्रमुख है। तीसरा है किस जोत में आने वाले क्षेत्र का अधिकांश खाद्यान्न के उत्पादन के अंतर्गत है। खाद्यान्न में चावल सबसे प्रमुख अनाज है तथा इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में क्रमिक वृद्धि हुई है। पठार, तो पठार धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचे होते हैं तथा जिनका शीर्ष भाग चौड़ा एवं सपाट हो, पठार कहलाते हैं। सामान्यतः इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर होती है, किंतु कुछ बहुत ऊंचे अथवा कुछ बहुत नीचे भी होते हैं। उदाहरण तिब्बत पठार 16,000 फीट, बोलिविया पठार एवं पिडमॉन्ट पठार यूएसए। पठारों का वर्गीकरण, तो अंतःपदीय पर्वत पठार तिब्बत, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया तथा मेक्सिको के पठार ये अंतःपर्वतीय पर्वतीय पठार है। पर्वतीय पदीय पठार, तो इसमें पिडमॉन्ट, पेटागोनिया तथा शिलोंग पठार आते हैं। महाद्वीपीय पठार, तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार, अरब का पठार, ब्राजील का पठार आता है। हिमानीकृत पठार, तो इसमें गढ़वाल पठार, ग्रीनलैंड पठार आता है। तटीय पठार, तो इसका उदाहरण है कोरोमंडल पठार। फिर नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार, तो पहला है कोलंबिया, प्रायद्वीपीय तथा पेटागोनिया का पठार। पर्वत, धरातल के ऐसे ऊंचे उठे भाग जिनका ढाल तीव्र हो तथा शिखर भाग संकुचित क्षेत्र वाला हो, पर्वत कहलाते हैं। ये सामान्यतः 600 से 1000 से अधिक ऊंचे होते हैं, 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। निर्माण के आधार पर यह मोड़दार या बलित हिमालय तथा अल्पास, खंड या ब्लॉक पर्वत, तो ब्लैक फॉरेस्ट। ज्वालामुखी पर्वत, तो वेसुवियस। अवशिष्ट यानी रेसिडुअल माउंटेन, तो इसमें सतपुड़ा पर्वत आता है था। संग्रहित या संचित पर्वत, इसमें मेयान, फिलीपींस आदि प्रकार के होते हैं। कॉर्डिलेरा, तो जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं तथा पर्वत तंत्र एक साथ बिना किसी क्रम में विस्तृत हो, उन्हें कॉर्डिलेरा कहते हैं। तो जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं तथा पर्वत तंत्र एक साथ बिना किसी क्रम के विस्तृत हो, उन्हें कॉर्डिलेरा कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत कॉर्डिलेरा उत्तरी अमेरिका में। फिर मैदान, तो समतल या अपेक्षाकृत निम्न भूमि जिनमें
स्थानीय ढाल अत्यंत अल्प हो मैदान कहलाता है। यहाँ नदियों का प्रवाह मंद होता है। फिंच के अनुसार समुद्र तल के लगभग 500 फीट तक ऊंचे निम्न भूभाग मैदान कहलाते हैं। यह पटल, विरूपणी, काष्ठ प्रदेश, निक्षेपात्मक मैदान, जलोढ़, लोयस, झीलीय, मरुस्थलीय, लावा, अपोढ़ मैदान आदि प्रकार के होते हैं। अपोढ़ तो पर्वतीय भागों में जब हिमानी नीचे उतरती है तो साथ लाए निक्षेप को अपोढ़ मैदान या एलुवियल प्लेन बनते हैं से लाए निक्षेपण से अपूर्ण मैदान बनते हैं, एलुवियल प्लेन्स बनते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिमी यूरोप व कनाडा के मध्यवर्ती भाग। बादल जलवाष्प के संघनन तथा हवा के रुद्रोष्म तापक्रम प्रक्रम से ठंडा होने एवं उनके अवसांक बिंदु से नीचे गिरने पर बादल का निर्माण होता है। बादल पच्छाप, पच्छाप स्तरीय, पच्छाप कपासी, उच्च कपासी, वर्षा स्तरीय तथा कपासी वर्षा मेघ आदि प्रकार के होते हैं। महासागरीय धाराएं तो सागरीय जल का एक निश्चित दिशा में तथा अधिकतम दूरी तक विशाल जल राशि का गतिक प्रवाह महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। यह गर्म जल धारा फॉर एग्जाम्पल सुसीमा, अलास्का, एलिनो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तथा ठंडी जल धारा में क्यूराल, लेब्राडोर, हम्बोल्ट ठंडी जल धारा है विभाजित होती हैं। महासागरीय धारा की उत्पत्ति के कारक पृथ्वी की परिभ्रमण गति, तापमान संबंधी विविधता, सागरीय जल की लवणता संबंधी विविधता, वायु दाब की विविधता, प्रचलित पवनों का प्रवाह व दिशा, वर्षा जल की मात्रा एवं प्रकृति, महासागरीय स्थलाकृति, सागरीय जल का घनत्व तथा मौसम व जलवायु परिवर्तन आदि। महासागरीय जलधाराओं का महत्व तो तटीय जलवायु को प्रभावित करना, पृथ्वी के तापमान संतुलन में सहायक, जल मार्ग निर्धारण में उत्तम बंदरगाहों की प्राप्ति हेतु तथा प्लैंकटन घास मत्स्य उद्योग में सहायक। ज्वालामुखी सतह पर उस छिद्र या दरार से है जिसमें से लावा निकलता है। भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प एवं गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। इसका कारण भूगर्भ के अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानों का पिघलना तथा भूकंप आदि है। ज्वालामुखी के प्रकार तो पहला है सक्रिय यानी एक्टिव वॉल्केनो, तो सतत लावा का इसमें से प्रवाह होता है। वर्तमान में इसकी संख्या 500 है। उदाहरण इटली का एटना, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ से कहा जाता है, लिपारी द्वीप पर है ये, और कोलीमा मेक्सिको में। विषुप्त यानी डॉर्मेंट, तो इसमें विसुवियस वल्केनो है जो भूमध्य सागर में पाया जाता है। क्राकटोबा ये सुंडा जल डब्रू मध्य में है। फुजियामा ये जापान में है। मेयन ये फिलीपींस में। फिर शांत यानी काइंड ऑफ इनएक्टिव, तो कोह सुल्तान एवं देवमंद ईरान में है। पोपा म्यांमार में है। चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में है। किलिमंजारो अफ्रीका में। भूकंप क्या है? पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण धरातलीय भाग का कांपना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र तथा उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर स्थित बिंदु अभिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहलाता है, और ये सेंटर कहलाता है जहां से निकलता है, और ये एपी सेंटर है। ज्वार भाटा तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। इसका प्रमुख कारण चंद्रमा, सूर्य का पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कार्यशीलता सर्वप्रमुख है।